खास बात ये थी कि ये जो हमारा u1 डॉट u2 था, ये परपेंडिकुलर थे ना, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है ना एप्लीकेबल था। हो ये रहा था कि आपके पास एक u1 था, एक u2 था, एक आपके पास y था। तो आपने इसका प्रोजेक्शन लिया था u1 u2 स्पेस में, तो इस चीज का नाम जो था ना, इसी को हम क्या कहते हैं, y हेड कहते हैं, ठीक है। ये y है हमारा, दिस इज y, दिस इज y हेड। चलें पूरी कहानी कर लेते हैं। ये जो परपेंडिकुलर होता है ये z कहलाता है, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, क्या है ये फार्मूला? दिस इज द फार्मूला ऑफ getting the projection of y over the space generated by u1 and u2। और u1 and u2 क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें u1 का मैग्नीट्यूड, तो ये 2 है, विच इज नॉट इक्वल टू 1। सिमिलरली दूसरे का मैग्नीट्यूड जो है वो भी 2 है, नॉट इक्वल टू 1। कहने का मतलब है कि ये u1 u2 जो है आर्थोगोनल तो हैं, u1 u2 जो है वो आर्थोगोनल तो हैं, आर्थोगोनल, लेकिन आर्थोनॉर्मल नहीं है। तो अगर आर्थोनॉर्मल हो जाए तो क्या होगा? अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा अगर ये आर्थोनॉर्मल हो जाए। तो पहली तो बात तो कि है नहीं आर्थोनॉर्मल, इन्हें बनाना पड़ेगा। तो अभी हमने निकाला था ना मैग्नीट्यूड, असल में मैग्नीट्यूड जो वो 2 नहीं था, वो √2 था, मैग्नीट्यूड √2 था। तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं ना 1/√2 से, सॉरी डिवाइड करते हैं √2 से, √2 और ये भी √2 कर लें, फिर ये भी √2 कर लें, 1/√2 और ये भी 1/√2 कर लें, तो अब इनका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा दोनों का, u1 डॉट u1 का भी 1 आ जाएगा और u2 डॉट u2 का भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा फिर ये चीज जो है ना, ये वाली चीज आपको नजर आ रही है, ये 1 हो जाएगी, ठीक है। अब फार्मूला सिंपल हो जाएगा, लेकिन आंसर वही आएगा जो लास्ट टाइम आया था। मैं आपको याद करा दूंगा लास्ट टाइम का आंसर क्या है। अब देखो दोबारा से कर रहे हैं, लेकिन हमने नॉर्मलाइज वर्जन किया। जैसे हमने पहले कहा डिनोमिनेटर तो 1 हो गया ना, तो ये मैंने u1 लिख दिया है, ये मैंने u2 लिख दिया है, डिनोमिनेटर तो 1 हो चुका है, u1 डॉट u1 1 है, u2 डॉट, अब y डॉट u1 लेना है, तो ये रहा y डॉट u1, ये हो जाएगा 6/√2 हो जाएगा। और ये जो दूसरा आएगा ना y डॉट u2, ये भी मेरा ख्याल है नहीं, ये -2/√2 होगा, ठीक है जी। ओके, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आएगा आंसर भाईजान? ये देखें, ये √2 और ये √2 जो है ना नीचे 2 हो जाएगा ना, तो ये 3 आ जाएगा। और सिमिलरली जब आप इसको करेंगे तो ये -1/√2 होगा, ये इसके साथ कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो ये आंसर हमने लास्ट टाइम भी ऑब्टेन किया था, लेकिन लास्ट टाइम थ्रू ऑर्थोगोनैलिटी किया था, दिस टाइम थ्रू ऑर्थोनॉर्मेलिटी, ठीक है। अब इसी कैलकुलेशन को जो है ना, हम ये जो हमने कैलकुलेशन की है वाई हेड निकालने की, इसका एक और भी तरीका है जो हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि ज्यादा सम टाइम यूजफुल होता है, राइट, ठीक है। तो उसके लिए फिर अब हम एक नया कंसेप्ट तो पुराना है, वे नया है, मतलब है दो मैट्रिक्स को हम मेरा ख्याल है कई दफा मल्टीप्लाई कर चुके हैं मुख्तलिफ तरीकों से। आज की तारीख में एक और तरीका है जनाब, देखिए जनाब क्या तरीका है। वो तरीका ये है कि तरीका ये है कि साहब आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ना, जैसे ये एक मैट्रिक्स है 3 5 6 3 1, दूसरी ये है, तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करते थे? आप ऐसे करते थे 2 4 कॉलम उठाया और इस कॉलम का आपने इन रो के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, तो आपके पास ये दो नंबर आ जाते थे 34 10। फिर आप 1 0 उठाते थे,
और वही काम दोबारा करते थे तो आपके पास ये 2 नंबर आ जाते थे। 3 - 2 डॉट प्रोडक्ट लिया इन्हीं मतलब रोज के साथ 3 - 2 तो आपके पास ये नंबर आ जाते थे ना। हम ये कह रहे हैं कि बजाय आप ये काम करने के ना मतलब दिस इज ओके, लेकिन एक और वैरायटी भी मौजूद है। देखें वैरायटी ये है कि आप इसको देखिए, हर मैट्रिक्स जो है ना उसको 3 तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रोज, कलेक्शन ऑफ कॉलम्स। तो आप एक काम करें, इसको तो आप इसी तरह इमेजिन करेंगे ये कलेक्शन ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है, C1 C2। अच्छा, इसको आप इमेजिन इस तरह से करेंगे ये रोज हैं, नथिंग इज रॉन्ग, रो 1 रो 2, ये हमारी मैट्रिक्स भी है। अब मल्टीप्लाई पता किस तरह करें, इस तरह से करें, ये वही लिखा हुआ है ना A टाइम्स B। आप पहले का कॉलम ले और दूसरे का रो ले। ये देखें ये पहला हो गया कॉलम, किसका कॉलम हो गया, A का, ये A की पहली रो हो गई। फिर उसके बाद आप एक काम कीजिए कि ये काम किया था ना अभी हमने, फिर आपने किया दूसरा कॉलम और दूसरी रो, तो ये रहा जनाब अली दूसरा कॉलम किसका, B का दूसरा कॉलम, और ये B की दूसरी रो। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगी जो पहले आएगी, ठीक है, करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल है हम ऐसा करते हैं कि ये नीचे वाला काम नीचे कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तो ये हो गया, पहले हमने 2 से किया, 10 6 आ गया, फिर हमने 1 से किया, 5 3 आ गया, फिर हमने 3 से किया, ठीक है, फिर यही काम हमने इधर ही किया, 24 and 4 0 0 -12 -2। अब हमने इसको ऐड कर लिया तो आ गया 34 10 5 3 और 3 7, ये वही चीज आ गई। तो है ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। देखिए हुआ क्या है, कुछ बहुत सिंपल काम हुआ है। पहले जब आपने ये काम किया था ना 2 and 4 को उठाया था, तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके ऐड भी करते आते थे, लेकिन ये वाला देखें, ये 2 and 5 3 का मल्टीपल ले रहे हैं, ये आ गया विच इज दिस। फिर हम क्या कर रहे हैं, 4 का और 6 and 1 का ले रहे हैं विच इज दिस, ये वाली चीज। बाद में फिर हम उठा के ऐड कर रहे हैं, राइट। तो ठीक है ना, दोनों मेथड में समझ गए ना फर्क। इसमें क्या होता है ओरिजिनल मेथड में कि आप पूरे कॉलम का पूरी रोज के साथ डॉट ले लेते हैं और लिख देते हैं। आज की तारीख में ये हो रहा है कि आप इंस्टॉलमेंट में काम कर रहे हैं, नहीं आप कहते हैं नहीं पहले मैं 2 के साथ ये पूरा काम कर लूंगा, 5 3 ये वाला काम, फिर आप ये कहते हैं कि ये 4 के साथ जो है ना मैं पूरा काम करूंगा, राइट। चीज सेम है, लेकिन समटाइम्स वन वे जो है ज्यादा हेल्पफुल होता है इन सम एप्लीकेशन एज कंपेयर टू अदर वे। तो ये असल में ये फार्मूला अब आप समझ गए ना, आप इसको हम देखें यूज करेंगे इसको, चलें जी आगे चलते हैं, ठीक है जनाब, राइट। सो लेट्स गो फर्दर। ओके जी, अब आपको याद होगा एक कंसेप्ट हमने लास्ट टाइम दिया था जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं यार, ओके, अगेन ये जो हमारे पास, अच्छा मेरे ख्याल है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसलिए कि हमें नजर नहीं आ रही ऊपर की चीजें। ओके, चलें जी ठीक है, राइट। असल में ये जो U1 है ना आपका, ये जो U1 है और ये U2 है और ये UP है, ये आर्थोनॉर्मल हैं। ये वेक्टर्स क्या हैं, आर्थोनॉर्मल हैं, ये सेट आर्थोनॉर्मल है, U1 U2
एंड यूपी आर्थोनॉर्मल सेट है ये, ठीक है जी, आर्थोनॉर्मल सेट। तो अगर आप इसकी एक मैट्रिक्स बनाए ना इन वेक्टर्स की, तो आपको याद है ना इस U का नाम, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि ये मैट्रिक्स क्या है, आर्थोगोनल मैट्रिक्स है। फिर मैंने एक कमेंट भी दिया था कि यार ये ओरिजिनल सेट जो है वो ऑर्थोनॉर्मल है, तो इसको ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स कहना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी लिटरेचर में ऐसा हो जाता है कि ये मशहूर है ऑर्थोगोनल से। ठीक है, चलें हम भी मान लेते हैं। ओके, अब एक काम कीजिए, आपने यू बनाया ना, आपके पास ये मतलब पी वेक्टर्स दिए गए थे ऑर्थोनॉर्मल, आपने उन कॉलम को मिलाकर एक यू बना लिया। अच्छा, इन कॉलम का जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो यू टी बन जाएगा। यू टी ऐसे ही होता है ना, कॉलम्स को रोज बना दें, तो यहाँ पे कॉलम अगर U1 लिखा है तो रोज U1 टी हो जाएंगी। ओके, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यू एंड यू टी। तो ये आप अभी अभी फार्मूला देख चुके हैं, ये यू टी का मतलब देर आर मेनी वेज। एक तरीका ये है कि आप ये पहली रो उठाएं और इसका पहला कॉलम उठाएं और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, फिर दूसरी कॉलम ये उठाएं और दूसरा रो फिर ये और ये भी हमने पिछले पेज पे आपको यही बताया था ना कि दिस इज अनदर वे ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब आप कीजिए कि लेफ्ट राइट साइड से आप y से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई y, तो आप इस लाइन में पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, ओके। अब आपको पता है कि ये y जो है मैट्रिक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि अब ये जो y है ना, ये जो सम है हर कंपोनेंट के साथ इसका हम मल्टीप्लीकेशन लेने के बाद भी ऐड कर सकते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो गई। उसके बाद हमने एक काम और किया, वो काम ये किया कि देखें यहाँ तक आपने क्या इस्तेमाल किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब आप मुझे बताइए कि ये तीन चीजें हैं ना, तीन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक एसोसिएटिव लॉ भी है, वो ये कहता है कि आप पैरेंथेसिस का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो आपने पैरेंथेसिस बजाय U1 T के, अब आपने U1 T और Y पे लगा दी, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये दोनों जो है ना अब एक और काम भी आप करें कि ये जो फॉर एग्जांपल ये जो Y1T है ना, ये असल में दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है ना, लेकिन ये मैट्रिसेस हैं बड़ी मजेदार, एक कॉलम है और एक रो है। तो जब कॉलम एंड रो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो बेसिकली इसी का नाम एक और भी है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो पहले स्टेप में होगा ना, अब ये बन जाएगा U1 इंटू वाई डॉट U1। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरी चीज है ये क्या हो जाएगी, U2, ये हो जाएगी y डॉट U2। ये पहला U1 था, दूसरा बन जाएगा y डॉट U2 एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद तो अब ये नंबर हो गए ना, आप चाहे अगर दो नंबर है ना ए बी, तो ए बी लिखें या बी ए लिखें तो वही बात है, तो अब आपने इनको ऑर्डर चेंज कर दिया। कहने का मतलब है कि ये जो चार लाइनें हैं ना, ये सिवाय मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज की मतलब एक एप्लीकेशन है। पहले हमने जनाब अली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, फिर हमने एसोसिएटिविटी लगा दी, फिर उसके बाद हमने कहा कि दो रियल नंबर हैं तो उनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, ये कम्यूटेटिविटी हो गई ना, ये रियल नंबर की कम्यूटेटिविटी है कि ए बी इज इक्वल टू बी है। ठीक है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप अगर गौर कीजिए कि आपने यहां से अपना सफर शुरू किया था और आपने यहाँ पे एंड किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं ना, अब मैं सब क्लीन अप कर दूं। सो दैट मीन्स कि नाउ यू आर कंफर्टेबल विद दिस। लेकिन अगर आप गौर कीजिए, ये जो जेंटलमैन है ना, ये जो राइट वाला है, ये भी हमने पिछले पेज पे देखा था कि ये बेसिकली ये वही खेल है। कौन सा खेल है कि आपके पास एक y है और नीचे एक स्पेस है जो कि जनरेट की जा रही है। किनसे जनरेट की जा रही है, U1 U2 एंड U2 से। तो जब आप इसका आप वो लेंगे ना प्रोजेक्शन, तो ये वाली चीज जो है ना, ये वाली, ये जो इसका प्रोजेक्शन है y का इन W, वो यही तो था।
लेकिन आज की तारीख में आपने देखा कि ये प्रोजेक्शन जो है एक और तरीके से भी कैलकुलेट हो सकता है। सिंपली ये जो वेक्टर्स है ना u1 u2, उसकी मदद से आप एक u बना लें, फिर आपको ut बना लें, u और ut और y को आप मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास वही प्रोजेक्शन आ जाएगा जो कि अदरवाइज आपको पता था। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, राइट? ठीक है जी। तो अब इसको उन्होंने एक थ्योरम बना के पेश कर दिया है। सिंपल, हमने प्रूफ भी कर लिया थ्योरम का कि अगर u1 up एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है w की, तो किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन w जो कि इसके बराबर होता था, वो आज की तारीख में इसके बराबर हो गया, इसलिए कि हमने इन दोनों को प्रूफ कर दिया है इक्वल। और आउटलाइन ऑफ प्रूफ भी बस यही है कि अच्छा, इसने एक स्टेप और पीछे से शुरू किया कि प्रोजेक्शन जो होता है ना, वो ये होता है अगर u1 u2 ऑर्थोगोनल हो, लेकिन अगर u1 u2 ऑर्थोनॉर्मल हो जाए तो ये सारे 1 हो जाते हैं, तो वो प्रोजेक्शन इसमें चेंज हो जाता है। और ये चीज अभी हमने प्रूफ की है कि ये इसके बराबर है। ठीक है जी। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था ना, जो हम लास्ट टाइम भी कर चुके थे, लास्ट टाइम हमने उसको ऑर्थोगोनल वे में किया था, आज अर्ली इन द मॉर्निंग उसको मैंने ऑर्थोनॉर्मल वे में किया है। अब मैं उसी सवाल को करता हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के जरिए से। ये ठीक है ना, याद है ना, ये U जो है ना, कैपिटल U, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो अब हम इसके जरिए से करते हैं। ओके, क्वेश्चन वही उठाते हैं जो हमने लास्ट टाइम भी किया था और शुरू में भी देखा था। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड नहीं, सॉरी, मुझे तो यहीं पे करना है ना, मुझे तो स्पेस चाहिए थी। इन्होंने किया नहीं है, लेकिन आई विल डू इट। ये हमने जो क्वेश्चन किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो ये किया था हमने, रीडू। हमने ये वाला क्वेश्चन लिया था, y इक्वल 240 0 -2। अच्छा, मैं जो u1 u2 लिख रहा हूँ ना, ये आर्थो नॉर्मल वर्जन लिख रहा हूँ, 1/√2 1/√2 0 0, और जो मैं u2 लिख रहा हूँ वो भी आर्थो वर्जन लिख रहा हूँ, 0 0 1/√2 1/√2। ठीक है जी। तो अब मैंने जनाब ये वाला फार्मूला यूज करना है, तो जाहिर है फिर मुझे y u और u2 को ना सिर्फ कैलकुलेट करना होगा बल्कि उसका मल्टीप्लिकेशन भी लेना होगा। ठीक है ना, तो चलें करते हैं ये। u ut y, तो u का मतलब यही है ना कि ये दोनों कॉलम जो है ना मैं साइड बाय साइड लिख दूं, ये u बन जाएगा 1/√2 1/√2 0 0 0 0 1/√2 1/√2, ये मेरा u हो गया। और मेरा u ट्रांसपोज जो है वो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 1/√2 1/√2 0 0, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, 0 0 1/√2 1/√2, और मेरा y तो y है ही है 240 -2। ओके जनाब, चलिए साहब अब मेरा साथ दीजिए। हमने ये रो और ये कॉलम उठाया, इनके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ हाफ 0 0। ठीक है, हाफ हाफ 0 0। फिर मैं दूसरा कॉलम उठाऊंगा तो वो भी यही आंसर आएगा, हाफ हाफ 0 0। फिर मैं तीसरा उठाऊंगा 0 एंड 1/√2, तो अब मेरे पास आंसर ही आ जाएगा 0 0 हाफ हाफ। फिर मैं तीसरा उठाऊंगा तो वो भी यही आएगा 0 0 हाफ 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 हाफ। अब मैं इसका y के साथ डॉट ले लेता हूँ, मतलब प्रोडक्ट ले लेता हूँ, 240 -2, तो ये जनाब आ जाएगा 3। ओके, तो एंड हो गया है 6.3, सो लेट्स गो टू 6.4।
4। सो 6.4 के लिए हमें दोबारा नई चीज, नया डॉक्यूमेंट शेयर करना होगा आपके साथ। ओके, सो लेट्स शेयर 6.4। डाउनलोड, Gram-Schmidt process, a very interesting one. देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि देर आर 3 टाइप ऑफ बेसिस, x1, x2, v1, v2, u1, u2। ये कहलाती है जस्ट ए बेसिस विच मीन्स वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को चेक करें, ये x1 और x2, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है ना, तो ये इंडिपेंडेंट बेसिस हो गई। लेकिन अगर मैं इसकी मदद से ऐसे दो वेक्टर्स लूं जो सेम स्पेस जनरेट करें लेकिन परपेंडिकुलर हों, तो ये बेसिस कहलाएगी ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये कहलाएगी ऑर्थोगोनल। और अगर मैं इनको इनके नॉर्म से डिवाइड कर दूं तो ऑर्थोगोनलिटी तो अभी भी रहेगी ना, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, हर वेक्टर यूनिफॉर्म लेंथ 1 हो जाएगा। तो फिर ये चीज कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ऑर्थो नॉर्मल। ठीक है, तो अब ग्राम स्मिथ का काम सिर्फ ये होता है कि अगर कोई एक आर्बिट्ररी बेसिस है ना, तो उसको ऑर्थोगोनल में चेंज कर देता है। एक मेथड है, हम डिस्क्राइब करेंगे। ऑर्थो नॉर्मल तो मैं भी आपको बता चुका हूं, सिर्फ क्या करना होता है, ऑर्थोगोनल बेसिस आ गई तो हर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो जो नए वेक्टर्स आएंगे वो ऑर्थो नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो आइडिया समझ में आ गया ना। लेट्स गो फ्रॉम x टू v, फिर v से u में जाना तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, अब देखें होगा कैसे। होगा ऐसे कि ये देखिए उन्होंने पिक्चर बनाई है ना, मैं इस पिक्चर में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पिक्चर बनाऊंगा। कि लेट्स से कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर चलें यही ले लेते हैं। ये मेरा क्या है, x1 है, और ये मेरा जो है वो क्या है, x2 है। ठीक है, दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर जो है ना एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। अच्छा, अब फिर वही एक दोबारा से बात आती है कि अगर मैं यहां पर कोई एक वेक्टर y ले लूं, ठीक है जी, तो y जो है ना उसकी दो डिस्क्रिप्शन हो जाएंगी। मतलब अभी तो एक ही डिस्क्रिप्शन है ना। अगर मैं y ले रहा हूं तो मेरा y जो है वो इसके बराबर होगा ना, समथिंग x1 प्लस समथिंग x2, यही होगा ना। इसलिए कि x1 x2 बेसिस है ना, और y इस स्पेस में है। ओके, ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या होगा कि आप अच्छा एक मिनट सॉरी, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। ये चीज वैलिड नहीं है। कोई साहब बताएंगे आप में से क्यों वैलिड नहीं है? ये इसलिए वैलिड नहीं है कि ये तो जब वैलिड होती है ना, जब हमारा x1 और x2 क्या होते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, जब ये चीज वैलिड होती है ना, तो मतलब है कि ये चीज वैलिड नहीं है। ठीक है, मतलब है कि दूसरे लफ्जों में देखें, डिपेंड करता है कि आप वैलिडिटी से क्या मतलब ले रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि आप ये ना समझें कि मेरा y जो है वो इसके बराबर है, अल्फा बीटा के बराबर, ये ना समझें आप। इसलिए कि अगर ये समझेंगे ना, अगर ये अल्फा बीटा फिर तो ये सही है, इसलिए कि फिर असल में x1 क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे ना। तो मेरे x1 और x2 जो है वो यूनिट वेक्टर्स नहीं है ना, तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं ना, ये एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, हम ये तो कह सकते हैं ना कि हम हमेशा जो है ना इस वेक्टर को मतलब लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने क्रॉस लगाया था ना, ये असल में डुअल मीनिंग हो गई थी कि हम y को क्या अज्यूम कर रहे हैं। तो अब मैं दोबारा से कहानी शुरू करता हूं।
दोबारा से कहानी शुरू करते हैं। x1 x2, ठीक है जी। और हम इसको इस तरह से अब लेते हैं कि ये मेरा y है, ठीक है, ये मेरा y है। तो अगर मुझे y को एक्सप्रेस करना है ना इन टर्म्स ऑफ x1 और x2, तो मैं पता क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, इधर ले जाऊंगा और इधर ले जाऊंगा। तो अब वही बात आ गई जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि अब मेरा y जो है वो बराबर हो जाएगा समथिंग x1 प्लस समथिंग x2। लेकिन ये जो अल्फा बीटा है ना, ये y के कोऑर्डिनेट नहीं है, y के कोऑर्डिनेट कुछ और हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब आपने कहा कि मैं जब इस तरह से लिख रहा हूं ना, तो इसका मतलब है y के कंस्ट्रक्शन में x1 भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और x2 भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अब आपने एक और काम कहा, आपने कहा कि यार ये जो x1 है ना, ये तो ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब मैं फिर एक और नई पिक्चर बना दूं, बार बार नई नई पिक्चर बना रहा हूं इसलिए कि फिर बहुत ज्यादा कंजस्शन हो जाता है। ओके, सो लेट्स गो लाइक दिस। इसको अब हम x1 ले लेते हैं, इसको हम x2 ले लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहाँ ले लो, ठीक है जी। ओके, अगेन हमारे पास एक जो है वो y है, ये ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, मतलब x यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हमने ये कहा कि हम जब y को लिखेंगे ना इन टर्म्स ऑफ एंड x1 x2, तो हम इसी तरीके से लिखेंगे ना, अल्फा x1 प्लस बीटा x2। अच्छा, जब आप इसका प्रोजेक्शन लेते हैं ना y का x1 एक्सिस पे, तो वो यहां पर आके रुकता है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो दिस और दिस के बराबर है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां से देखें x2, तो आपने कहा कि ये जो x2 से कंट्रीब्यूशन आ रहा था ना, मैं उस कंट्रीब्यूशन को रिप्लेस कर देता हूं इस कंट्रीब्यूशन से, यही था ना आपका x2 ये था। तो मैंने कहा कि मैं बजाय पूरा x2 के लेने के, मेरा x2 जो है वो इसके बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? दिस। इसलिए कि x2 को भी तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, x2 को भी तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, समथिंग परपेंडिकुलर एंड समथिंग अलोंग x1। तो आपने ये कहा कि ये जो x2 है ना, अब इसके अंदर से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना, वो एक कंट्रीब्यूशन तो ये आ रहा है और एक कंट्रीब्यूशन ये आ रहा है। तो हम ये करेंगे कि हम x2 में ये वाला जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना x2 का, उसको इग्नोर कर देंगे। इसलिए इग्नोर कर देंगे, वो कंट्रीब्यूशन तो हम x1 से भी ले सकते हैं। तो हम x2 को जो रिप्लेस करेंगे ना, वो इस वेक्टर से करेंगे। किस वेक्टर से करेंगे? इस वेक्टर से करेंगे। और फिर हम इस वेक्टर से और इस वेक्टर से आगे सारा काम करेंगे। अब अगर आप गौर करें, ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है ना। तो पहले अगर x1 x2 था, तो अब हम इसके बजाय x1 को तो अभी भी रखेंगे, लेकिन x2 को जो है ना किसी और चीज से रिप्लेस कर देंगे। वो क्या है आपको नजर भी आ रहा है, उसी का नाम तो z होता है। दोबारा से बताऊं? असल में इसमें बहुत जो है ना वो जरा देर से ग्रिप आती है। अब आप y को भूल जाए, बस सिर्फ x1 और x2 पे याद रखें। अगर मैं x2 का प्रोजेक्शन लूं ना x1 पे, तो मुझे याद है कि इसका नाम जो होता है ना वो प्रोजेक्शन होता है, और ये परपेंडिकुलर कहलाता है z। तो हम पता क्या करेंगे, हम x1 को तो रिटेन करेंगे, लेकिन x2 की जगह z ले लेंगे। इसलिए कहेंगे कि हम x2 जो है दो कंट्रीब्यूशन देता है, z एंड x1, लेकिन x1 तो हम ऑलरेडी रख रहे हैं ना अपनी बेसिस में। तो हम बजाय ये कि x2 का कंट्रीब्यूशन z और x1 लें, हम x2 का कंट्रीब्यूशन सिर्फ z के जरिए से लेंगे, और जो मिसिंग कंट्रीब्यूशन होगा ना वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अब ये जो z है ये कैसे आता है? ये आपको याद होगा ना z कैसे आता है। अगर मैं इसका नाम v1 रख दूं, तो मेरा ये जो z है ना, ये दिस माइनस दिस हो जाएगा ना, x2 माइनस v1, ठीक है जी। तो बस यही फार्मूला है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ना x1 एंड x2,
तो इसको रीनेम कर लें, V1 रख लें, और x2 की जगह से आप क्या कर लें, ये काम कर लें कि ओरिजिनल वेक्टर माइनस द प्रोजेक्शन जो है वो इसका निकाल दें आप, ठीक है। तो अब ये फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। हियर इज द फार्मूला। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास ये x1 है और ये आपका x2 है, तो आप इसी का नाम जो है ना V1 रख लें, ठीक है। ये आ गया V1, और फिर आप जो है ना ये वाला प्रोजेक्शन निकाल लें, ये वाला y हैट, वो ये हो जाएगा, y हैट ये होगा ना x2 डॉट V1, इसलिए हम x1 का नाम V1 रख चुके हैं ना, x2 डॉट V1 दिस V1, ठीक है। अब इस y हैट को आप इसमें से माइनस कर दें, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसी का नाम हम क्या रखेंगे, V2 आ जाएगा। तो अब ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स जो है ना ये वाले, ये परपेंडिकुलर है और ये वही काम कर रहे हैं जो ओरिजिनल दो कर रहे थे, राइट। तो अब ये कैलकुलेशन जो इन्होंने की है ना, इसको मैं दोबारा से करके आपको दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये x1 था जो कि 110 था, 1110, और हमारा x2 जो था वो 223 था, ठीक है। हमने V1 जो था उसको x1 के बराबर कर लिया, और V2 जो था ना उसको हमने कहा कि ये x2 में से हम x2 का प्रोजेक्शन along V1 जो है ना वो निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा x2 डॉट V1 अपॉन V1 डॉट V1 इंटू V1, ठीक है। तो अब ये दोनों जो है ना V1 V2 ये एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम इस कैलकुलेशन की बात करें तो V1 तो हमारा x1 हो गया ना, विच इज 110, और जो मेरा V2 होगा वो होगा x2 223 माइनस दिस इंटू दिस। V1 अब ऑलरेडी निकल चुका है, V1 जो है ना वो आपका 110 हो चुका है। अब पहले V1 डॉट V1 लेंगे तो ये तो आसान है ना, 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, ये 2 आ गया। और अब आप क्या लेंगे, x2 डॉट V1, तो आपका x2 ये है, और अब V1 जो है ना वो ये हो गया ना, V1 जो है वो x1 के बराबर हो गया 110। अब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना, 2 और 2 कितने आ गए आपके पास, 4 आ गए। अब ये -2 आ गया, तो ये वेक्टर क्या आ गया, 0 0 3। अब आप चाहें तो चेक कर लें, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर देख लें, क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया, ठीक है ना। ओके, तो अब इन्हीं की पिक्चर को देख लेते हैं। इन्हीं की पिक्चर को थोड़ा सा, मैं नहीं इस पिक्चर को लेना चाह रहा था लेकिन चलें ले लेते हैं। तो ये जो अगर आप नोट करें कि ये वाला जो हमारा वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, ये देखें ये लिखा हुआ x1, तो ये असल में जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर, ये हमारा ये x1 है 110, ठीक है। और ये जो x2 है ना हमारा, वो ये वाला वेक्टर है x2, ठीक है। जाहिर है इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 नहीं है, ठीक है। अब आपने एक काम किया कि आपके पास ये जो x1 था ना, इसी को आपने क्या नाम दे दिया, इसी को आपने V1 का नाम दे दिया। फिर आपने ये काम किया कि ये जो x2 था ना, इसको आपने वही दो हिस्सों में लिया, ये जो है ना ये प्रोजेक्शन हो जाएगा और ये वेक्टर z हो जाएगा। तो फिर आपने z यानी इसमें से ये वाली चीज निकाल ली, तो z आ गया, और फिर इसी z को आज की तारीख में हम क्या कह रहे हैं, V2 ले रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन था, V2 किसके बराबर है, ओरिजिनल x
मतलब V2 को इस तरह समझे ना, ये ज्यादा समझ में आएगा। पुराने जमाने में इसको Z कहते थे। तो Z कैसे आता था? ओरिजिनल वेक्टर में से आप प्रोजेक्शन को क्या कर देते थे? माइनस कर देते थे। ओके, अच्छा, अब जब 3 वेक्टर आएंगे तो क्या होगा? 3 में जरा फिलॉसफी समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कि आपको अगले पेज पे नजर आएगी। सो लेट मी टेल यू द फिलॉसफी ऑफ 3 वेक्टर्स के, वो आप इस तरीके से मतलब है कि आप, ये तो हम सारा कर चुके हैं ना अभी। ओके जी, लेट्स सी हाउ कैन वी डू फॉर 3 वेक्टर। देखिए 3 वेक्टर में ये होगा, आप ग्रेजुअली चलेंगे। कैसे चलेंगे? आपके पास 3 वेक्टर्स ले लें, चलें ये लिखे हैं x1 x2 x3। तो पहले को तो आपने वही v1 कहा, दूसरी वही फिलॉसफी है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी कि ये हमारा x1 था, इसी को नाम हमने जो है ना इसको रीनेम करके v1 कर लिया था। ये हमारा कहीं x2 था, तो हमने क्या किया था, x2 का प्रोजेक्शन जो है ना इसमें से माइनस कर दिया था, तो ये हमारा क्या आ गया था, v2 आ गया था। तो यहां तक तो कहानी वही पुरानी है ना। x1 का नाम v1 रखा, x2 में से x2 का प्रोजेक्शन अलोंग v1 माइनस कर दिया, तो ये v2 आ जाएगा। अच्छा, जब 3 वेक्टर्स होंगे ना तो फिर आपको पता क्या काम करना पड़ेगा? ये x1 और x2 तो आ गए ना आपके पास, मतलब x1 x2 की मदद से तो v1 एंड v2 आ गए, v1 एंड v2 आ गए। चलो अब पिक्चर भी जरा सही तरह बनानी पड़ेगी हमें। अब v1 एंड v2 जो है ना वो परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। v1 एंड v2 क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए, ये परपेंडिकुलर हो गए। अच्छा, अब जो x होगा ना वो x जरा ये जरा सोचिएगा, x इसके अंदर नहीं है। मैंने हमेशा कहा है ना कि 3 डायमेंशन में पिक्चर बनाना मुश्किल है, लेकिन समझ सकते हैं। तो ये जो x3 है ना, ये हमारा ऊपर की तरफ है, कहीं स्पेस में कहीं, ठीक है, x3 स्पेस। अब हम पता क्या करेंगे, हम x3 जो है ना इसकी मदद से हम एक v3 निकालना चाह रहे हैं। तो आइडिया वही होगा जो पहले आएगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब x3 का जो कंपोनेंट है ना अलोंग v1 वो भी माइनस करना पड़ेगा, v में से v1 में से, और x3 का जो कंपोनेंट है ना अलोंग v2 उसको भी माइनस करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास जो नई चीज आए वो क्या है, परपेंडिकुलर टू v1 और v2 हो जाए। तो ये रही जनाब, तो v3 जो होगा ना x3, ये क्या कर रहे हैं हम, ये कंट्रीब्यूशन है x3 का जो v1 के अलोंग है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, इसलिए कि v1 इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ आवर बेसिस। सिमिलरली हम x3 का जो पोर्शन है अलोंग v2 उसको हम माइनस कर देंगे x3 में से, इसलिए कि वो ऑलरेडी पार्ट ऑफ द बेसिस है। तो अब जो नया v3 बनेगा वो v1 v2 v3 ये तीनों मिलाकर जो है वो क्या बनाएंगे, ऑर्थोगोनल सेट बनाएंगे। और अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा है तो बात वही है, सिंपल। पहला रीनेम, v2 का मतलब क्या है कि x2 में से आप x2 का जो प्रोजेक्शन था ना अलोंग v1 उसको माइनस कर दें। v3 क्या है, x3 में से जो प्रोजेक्शन है ना अलोंग v1 और v2 उसको माइनस कर दें। करते जाएंगे तो ये वाला सेट जो है ना ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और जो मैं फिर दोबारा, जो यहाँ पे आप लूज कर रहे हैं ना, वो लूज नहीं कर रहे, वो आप v1 तो ऑलरेडी मौजूद है ना उससे गेन कर लेंगे। सिमिलरली जो यहाँ पे आप लूज कर रहे हैं ना, अपेरेंटली वो लूज नहीं कर रहे, जो कुछ भी लूज कर रहे हैं वो आप ऑलरेडी v1 और v2 पार्ट ऑफ द गेम है, आप वहां से जो है ना उसको रिकवर कर लेंगे। तो ये है जनाब ग्राम स्मिथ प्रोसीजर। ओके, तो अब इसमें वही बात आ गई, जो ओरिजिनल स्पेस होगी स्पैन कर रही होगी वो इसके बराबर होगी, इसलिए कि v1 तो वही है ना x1 के बराबर है, और ये जो v2 है वो बज़ाहिर लग रहा है कि कुछ हमने सेक्रीफाइस किया है, लेकिन नहीं किया भाई। जितना सेक्रीफाइस किया है ना ये v2 के अंदर हमने, वो ऑलरेडी जो है ना v1 वाला पार्ट सेक्रीफाइस किया है ना, लेकिन v2 के तो बाद में आएगा ना, पहले तो v1 मौजूद है ना। ओके, तो मेरा ख्याल है कि एक गुड एग्जाम्पल हमें चाहिए, जो फॉर्चुनेटली हमारी अगली स्लाइड में मौजूद है। अभी भी हमने एक सवाल तो अभी भी किया, वो भी यही था ग्राम स्मिथ, लेकिन वो 2 डायमेंशन का था ना, सॉरी 2 डायमेंशन का नहीं था वो, इसमें भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए।
डायमेंशन तो 3 ही थे वहां पे, लेकिन वेक्टर 2 ही थे ना। तो देखें, अगर आप डायमेंशन 3 में है ना, तो 3 किस्म के सेट होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। एक वेक्टर जो कि नॉन जीरो, वो भी इंडिपेंडेंट होता है एज ए सेट। 2 वेक्टर्स दोनों नॉन जीरो, एक दूसरे के मल्टीपल ना हो, वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं, वो भी एक सब स्पेस जनरेट करते हैं। और अगर R3 में 3 वेक्टर्स ले लें जो इंडिपेंडेंट हैं, तो वो पूरा R3 क्या कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो मैं एग्जांपल कर रहा हूं ना, वो R3 के अंदर ही है, लेकिन 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लेकर उनको हम ऑर्थोगोनल बेसिस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, ओके जी, राइट। अच्छा, मैं मेरे ख्याल में इसकी भी थोड़ी एक पिक्चर बना दूं, वो जो मैं हमेशा बनाता हूँ 3 वेक्टर वाली। 3 वेक्टर वाली पता है क्या होगी? ये बन चुका है, ऑलरेडी बनाया था, दोबारा से बताता हूँ आपको। ये V1 बन चुका है, ये आपका V2 बन चुका है, ये आपका मोहतरम X3 है, कहीं ऊपर की तरफ है। पहले आप इसका प्रोजेक्शन लेंगे इसके अंदर, ठीक है, फिर आप इस प्रोजेक्शन को जो है ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक अलोंग दिस और एक अलोंग दिस। तो ये वाली चीज जो आप माइनस करते हो ना, इसी का नाम आप रखोगे ना V3। ये हमारा X3 था। ठीक है जी। तो ये जो आप माइनस करोगे ना, वो असल में इस माइनस करने का मतलब है कि ये वाला प्रोजेक्शन और ये वाला प्रोजेक्शन आप माइनस कर रहे हैं। तो ये वाला प्रोजेक्शन जो है वो ये रहा, और ये वाला प्रोजेक्शन जो है ये रहा। आप चाहें तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। अगर आप और करें, ये जो था ना, ये वाला प्रोजेक्शन, वो यही तो था, माइनस साइन बाहर निकालने के बाद दिस वन। Okay, so let's go and do problem on the next slide. Okay जी। Okay. अच्छा सोचते कुछ है, होता कुछ है। मैं समझ रहा था ये 3 डायमेंशन की है, लेकिन 3 वेक्टर्स तो हैं, लेकिन ये 4 डायमेंशन में चले गए। चलें, ठीक है, चलता है। ठीक है जी, 4 डायमेंशन में पहुंच गए हम। वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3। हमने क्या करना है, इनका ऑर्थोगोनल वर्जन निकालना है। ठीक, ओके, चलते हैं जनाब, कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप ओके चलें, ठीक है, मैं कुछ सोच रहा था लेकिन वो नहीं है। तो ये जो पहला वेक्टर है ना 1 2 3 0, इसका नाम x1 था ना, तो इसको तो हमने v1 कर लिया। अब हमारा जो v2 होगा वो क्या होगा? ये हमारा v1 बन आ चुका है ना, तो ये हमारा x2 है। हमने क्या करना होगा कि ये वाला जो चीज है ना, ये वाली चीज, यही तो हमारी v2 होगी ना। तो ये v2 क्या होगा? x2 माइनस दिस, वो ये रहा ना, x2 माइनस दिस, प्रोजेक्शन ऑफ x2 अलोंग v1, वो यही होता है ना, x2 डॉट v1 अपॉन v1 डॉट v1। ये तो नंबर हो गया ना, स्केलर वेक्टर, इसके साथ v1 है। ठीक है जी, तो आपने x2 को एज इट इज रख दिया। ये आपका v1 था जो अभी आपने कैलकुलेट किया था, 1 2 3 0। अच्छा, ये 14 समझ गए ना कहाँ से आया? ये इसका डॉट है ना, इटसेल्फ, 1 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2 4, 3 टाइम्स 3 9, ऐड करके 14 आ गया। और ये जो आपको 5 नजर आ रहा है ना, वो इनका डॉट प्रोडक्ट है, 1 टाइम्स 1 1, 2 टाइम्स 2 4 एंड 1 5। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 0। तो ये आ गया 5, माइनस फार्मूले वाला है। ओके, अब जब आप इसको करोगे ना सिंप्लीफाई, तो आपके पास ये आएगा। लेकिन अब एक जरा सोचिए, मैं दोबारा पिक्चर बनाता हूँ कि हमने कहा कि ये मेरा v1 था, ठीक है, और ये करने के बाद ये मेरा v2 आ गया था। लेकिन असल तो हमें दिलचस्पी इससे है ना कि ये एंगल 90 है। अगर v2 थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असल में जो यहाँ पे v2 आया है ना, इसमें फ्रैक्शन है 14 7 14। तो अगर मैं इस वाले v2 को, जो कि मुझे ऊपर नजर आ रहा है, 14 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा। और बजाय उसको कोई और नाम देने के, उसको दोबारा v2 कह लें। ठीक है, इसलिए कि हमें तो सिर्फ डायरेक्शन से दिलचस्पी थी ना कि v2 शुड बी अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू v1, एंड we prefer that the components of v2 are integer,
तो यहाँ पे असल में इंटीजर नहीं थे ना कंपोनेंट्स, तो अगर आप 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये इंटीजर कंपोनेंट्स आ जाएगा। देखिए ये हम काम पता क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि हम सारी कैलकुलेशन बाई हैंड कर रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे ना तो वहां तो ऑलरेडी ये नंबर ये नजर नहीं आएंगे, इनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होंगे, तो वहां कोई मसला नहीं है। लेकिन असल चीज जो है ना, जब आप बाई हैंड करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द थ्योरी, तो फिर आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है टू वर्क विद फ्रैक्शंस। तो ये क्लियर हो गया ना समझ में? ये वाला जो पार्ट है ना, V2 विद 14 V2, ये ग्राम स्मिथ का पार्ट नहीं है, ये कॉमन सेंस है कि V2 की जगह आप कोई सा भी V2 ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो ओरिजिनल V2 का क्या हो, मल्टीपल हो। तो ये देखेंगे 14 टाइम्स। क्लियर? आगे चलें अब हम। तो हमारे पास V1 आ गया, V2 आ गया, V2 को हमने स्केल अप भी कर लिया, ठीक है, ये लिख भी दिया उसने रीजन। ऑप्शनल स्टेप टू मेक V2 easier to work within the next step। ओके जी, तो ये लीजिए जनाब नेक्स्ट स्टेप, ये रहा नेक्स्ट स्टेप। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास वही आ गया ना कि हमारे पास V1 आ चुका है विच इज दिस वेक्टर, हमारे पास V2 आ चुका है विच इज दिस वेक्टर। अब हमने V3 निकालना है X3 और इसकी मदद से, तो ये X3 है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले इसका डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ ले लें तो वो 14 आ जाएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ लेंगे तो जरा लंबा नंबर आएगा, होगा ये 9, ये होगा 9 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस माइनस 15 स्क्वायर। कैलकुलेटर की मदद से आप देख लीजिएगा, ये आपका 630 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 630 आ गया। अच्छा, ये जो 1 नजर आ रहा है ना, ये है 1 टाइम्स 1, बाकी तो सब जीरो है ना, 0 0 0, ये 1 आ गया। अच्छा, ये जो 9 आ रहा है वो ये आ रहा है, पता कैसे आ रहा है, 9 1 9, 18 2 36, 9 36 माइनस 45। एक मिनट, किसका फोन आ गया भाई सुबह सुबह। हेलो, अस्सलाम जी। अभी मेरी क्लास हो रही है भाईजान, और वो ठीक है, बाद में बात करिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, सॉरी, राइट। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे कि ये 9 कैसे आया है, 9 कैसे आया है, ठीक है। 9 ऐसे आया है ना, आप मैं शायद रॉन्ग बता गया था, आप 1 का और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये 9 आ गया, बाकी तो सब तरफ से 0 आएगा ना, ये 0 हो गया, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, तो ये आ गया -1/70। अच्छा, अब जब आप इस सबको सिंप्लीफाई करोगे ना तो फिर इसमें फ्रैक्शन आ जाएगा 5 का, तो अगेन आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो यही आएगा ना। आप इसको किससे करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अगले पेज पे चलते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा 4 - 2 0 5 आएगा, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है जी। तो नाउ यू कैन सी हियर कि आपके पास ये चीज आ गई, ये रही। ओके, अब आप इसको एक काम करें, चेक जरूर कर लिया करें, कोई मिस्टेक अगर होगी तो पता चल जाएगा। इसका डॉट कैसे चेक करोगे भाई, 9 36 -45 एड अप हो गया, 0 आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा -8 0 0, तो 8 और -8 वो भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। ओके, राइट। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारे पास एक चीज आई है, वो ये आई है कि जैसे मैंने कहा ना कि ये वाली बेसिस जो है ना, वो क्या है आपकी, ऑर्थोगोनल है ना, ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो अब हमें चाहिए होता है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, तो वो तो बहुत आसान होती है। अभी हमने जो बिगनिंग में देखा था कि हमने ये वाली चीज जो थी ना, इसको हमने कन्वर्ट किया था
ऑर्थोगोनल में बाय ग्राम स्मिथ। अब इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बना सकते हैं। तो ऑर्थोनॉर्मल क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें आप, इस वेक्टर का, इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा √2 और इसका निकालेंगे तो इसका 3 आएगा। तो आप इस वेक्टर को √2 से डिवाइड कर दें और इस वेक्टर को आप 3 से डिवाइड कर दें, तो ये कौन सा वर्जन आ जाएगा, ये देखिए जनाब, ये वर्जन आ गया आपका, ये वाला जो वर्जन है ना, ये वाला वर्जन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, तो ये आ गया जनाब वर्जन हमारा। क्या हो गया ये, 1/√2 1/√2 0 0 0। ओके जी, सो दिस इज द ऑर्थो नॉर्मल वर्जन। ये जो था ना, ये जस्ट इंडिपेंडेंट थे, ये क्या बन गए थे, इंडिपेंडेंट एज वेल एज ऑर्थोगोनल। अब क्या बन गए, इंडिपेंडेंट एज वेल एज ऑर्थो नॉर्मल। ठीक है, समझ गए तीनों चीजें, ये इंडिपेंडेंट है, इसको आप क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट प्लस ऑर्थोगोनल, और इसको आप क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट प्लस ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, आप अक्सर स्टूडेंट पता क्या करते हैं, ये आंसर लिख दिया, बाद में कहते हैं सर ने कहा था कि अगर कोई चीज अजीबो गरीब हो तो उसको इंटीजर बना लें, तो वो पता क्या करेंगे, इसको जनाब अली दोबारा से वो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कहेंगे सर ये रहा आंसर। लेकिन भाई ये नहीं करना, इसलिए कि ये जो काम हमने किया ना, तो खास तौर पे हमने किसके लिए किया है, आर्थो नॉर्मल बनाने के लिए किया है। तो इसमें तो आपने आर्थो नॉर्मल बनाकर दोबारा उसको डिस्टर्ब कर दिया। वो जो भी हमने पिछले स्टेप में कहा था ना, वो तो हम ये कह रहे थे कि अगर आप ग्राम स्मिथ के अंदर काम कर रहे हैं बाई हैंड, फिर तो आप जो है ना वो इंटीजर इंडिसेस को प्रीफर करते हैं। लेकिन जब आप ऑर्थो नॉर्मल में चले जाते हैं तो फिर तो बहुत कम चांसेस होते हैं इंटीजर के। देखें इसमें तो हो गया ना, इसलिए कि इसमें एक ही कंपोनेंट था 0 0, शुरू में क्या था, ये 0 0 3 थी ना, आप ये 0 0 1 आ गया। तो एक कंपोनेंट में तो आप इंटीजर वैल्यूज को रिटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 3 हो तो भूल जाइए ऑर्थो नॉर्मल में। अभी तो हम रो रहे थे ना, फ्रैक्शन आ गया, यहाँ तो फ्रैक्शन में इरेशनल नंबर आ गया √2, ये बिल्कुल आएगा। तो जहां सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत हो वहां कीजिएगा, लेकिन अननेसेसरली सिंप्लीफाई नहीं करना। ओके, ये आपको जरा थोड़ा सा बताना था। ओके जी, तो अब हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। ओके, राइट, तो लेट्स सी। हाँ, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अगले पेज पे आपको नजर आएगी। हर चीज इंटरेस्टिंग है यार लीनियर अलजेब्रा में। ओके जी, राइट, क्या लिखा हुआ अभी, QR फैक्टराइजेशन। आप कहेंगे सर अब ये QR फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो पहले तो मैं बता दूं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, मेनी बेनिफिट्स। हर चीज के बेनिफिट्स होते हैं, सारे इसके भी। देखें, व्हाट इज फैक्टराइजेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² - y², मैं कहूंगी इसके फैक्टराइजेशन करें, तो आप कहेंगे ये लीजिए सर फैक्टराइजेशन हो गए। ये अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन है। अच्छा, अगर आप में से अक्सर ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरे ख्याल में मेरी से पढ़ी है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे 81 के फैक्टराइजेशन चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये रहे। अच्छा, 81 के फैक्टराइजेशन जो है वो 9 × 9 है या नहीं है। देखिए, जब हम फैक्टराइजेशन कहते हैं ना, तो हमारी मतलब होती है लोएस्ट लेवल पे जाना।
तो ये भी फैक्टराइजेशन है, लेकिन द लोएस्ट लेवल जो है ना उसका ये होगा 3 into 3 into 3 into 3, यानी जब आप एंड हो जाएं, कहाँ पर एंड हो जाएं, प्राइम नंबर पे, तो वो फिर मतलब है दी अल्टीमेट फैक्टराइजेशन है। तो ये फैक्टराइजेशन है अलजबरे में, ये फैक्टराइजेशन है नंबर में। तो ये जो फैक्टराइजेशन होगी ना, किसी भी मैट्रिक्स को लिखना एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू अदर मैट्रिसेस, यही कहलाता है, क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन। लेकिन चूंकि इसमें नाम यूज किया है ना क्यू आर का, और ये बड़ी हिस्टोरिकल इसकी मतलब है सिग्निफिकेंस है नाम की, क्यू एंड आर की, तो इसीलिए इसको नाम ही ये दे दिया गया है क्यू आर फैक्टराइजेशन का। ठीक है जी, तो हम देखते हैं होता है क्या क्यू आर फैक्टराइजेशन। लेट्स सी एंड लुक एट हाउ, व्हाट इज दिस। पहली तो बात यह है कि इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है 12, और इसी में इन्होंने जो है ना एक बड़ा ब्लंडर किया है। टाइपो अक्सर ब्लंडर भी हो जाते हैं इसलिए कि बड़ी मीनिंग बदल जाती है। इन्होंने क्या लिखा है यार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्थोगोनल, जबकि थ्योरम चल ही नहीं सकती आर्थोगोनल के साथ। तो ये जिनके पास हार्ड कॉपी वो करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज नॉट आर्थोगोनल बेसिस, आर्थो नॉर्मल, आर्थो नॉर्मल बेसिस है, आर्थो नॉर्मल बेसिस है, तो आगे चलेंगे। ओके, जरा रीड करने की कोशिश करते हैं थ्योरम को। इफ एन m by n मैट्रिक्स विद लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, पहली तो शर्त है कि कॉलम्स क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, जैसे ये हैं, ये वही कॉलम है ना 1 1 0 2 2 3 जो इस लेक्चर के शुरू में हमने देखे थे, याद है ना, x1 x2, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन आगे चलते हैं हम जरा, linear independent column, then A can be factored as A is equal to QR, where Q is an m by n matrix whose columns form an orthogonal basis, यानी बेसिकली ये ऑर्थोनॉर्मल ही है फॉर कॉल है। देखें ये जो दो है ना वेक्टर, ये कॉल ए को जनरेट कर रहे हैं, इसलिए कि दोनों इंडिपेंडेंट है ना। कॉल ए का मतलब यही होता है ना, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। लेकिन अगर वो कॉलम्स इंडिपेंडेंट भी हों तो वो कॉलम्स बेसिस भी बन जाती हैं। तो ये बेसिस भी फॉर्म कर रहे हैं दो वेक्टर्स कॉल ए के, लेकिन हमें कौन सी बेसिस चाहिए, ऑर्थोनॉर्मल। तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा, इसको ग्राम स्मिथ के जरिए से आपने इसको यहां ले जाना होगा। अगर आपको याद हो इसका ग्राम स्मिथ वर्जन ये था 110 और 003, ठीक है, सही है ना, ग्राम स्मिथ पे ले गए थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इफ यू रिमेम्बर, फिर हमने इसको जो है ना इस फॉर्म में ले गए थे। ये कौन सी फॉर्म आ गई, आर्थो नॉर्मल। तो आपने समझा ना, क्यू आर फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जिस ए की हम बातें कर रहे हैं उसके कॉलम्स इंडिपेंडेंट हो। अगर नहीं है तो फॉरगेट अबाउट दिस, ये थ्योरम काम नहीं करेगी। ओके, हैविंग सेड दैट, अगर कॉलम इंडिपेंडेंट है जैसे इस केस में है, तो पहले आप इसको कहाँ ले जाओगे, आर्थोगोनल मतलब बेसिस में चेंज करोगे, फिर आप उसको कहाँ ले जाओगे, आर्थो नॉर्मल में, फिर आगे काम चलेगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा, जब ये सब चीजें कंडीशन पूरी होगी तो फिर अब हम आपको कंस्ट्रक्शन बताते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन बताते हैं, क्यू एंड आर की। ठीक है जी, ये दोबारा से कह रहा हूँ कि ये आर्थो नॉर्मल है, आर्थो नॉर्मल। ओके, अब ये कह रहा है कि फिर क्यू जो है ना वो क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी हुज कॉलम्स फॉर्म्स एन ऑर्थोनॉर्मल, यानी दूसरे लफ्जों में क्यू बनाना आसान है। समझ गए ना, दोबारा से, ए इसके कुछ कॉलम्स हैं जो इंडिपेंडेंट है, आपने इसका वर्जन ले लिया आर्थोगोनल, फिर इसका वर्जन ले लिया आर्थोनॉर्मल। ये ए की बात नहीं कर रहे हैं हम, ए से तो हम सिर्फ कॉलम उठा रहे हैं। ठीक है, उन कॉलम को, जैसे ये उठा रहे हैं ना ये कॉलम, उन कॉलम को आपने पहले ये वाला मतलब है, अगर आपको याद हो ना कि इसका भी मैंने लिखा तो था ना, इसका सबसे पहले हमने एक वर्जन लिखा था इन कॉलम्स का आर्थोगोनल, वो मेरा ख्याल है ये था, हाँ वो ये था ना, याद आ गया, 110 003। फिर हमने इसका आर्थोनॉर्मल वर्जन लिखा था। तो ये जो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं ना, इन्हीं का बनेगा क्यू। तो क्यू बनाना आसान है ना, कॉलम्स लिए एक है। अब ए को भूल जाइए आप, कॉलम्स को आपने ग्राम स्मिथ लगाया,
फिर आपने उसको नॉर्मलाइज किया, अब जो नए कॉलम्स हैं वो क्यू बनाएंगे, बन गया क्यू। अब देखें आर कैसे बनेगा, आर का कंस्ट्रक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है आर का। जब आपने क्यू बना लिया तो आपने एक काम कहा, आपने कहा कि मेरा क्यू बन गया ना। अगर आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में एक थ्योरम बनाई थी कि अगर हम क्यू की मदद से एक मैट्रिक्स बना लें जो कि बन चुकी है और इसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। ठीक है, अच्छा मजे की बात है कि ये आइडेंटिटी जो है ना वो इस ऑर्डर में तो आएगा, लेकिन इस ऑर्डर में जरूरी नहीं है कि आए। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह पता क्या है कि अगर तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सुना ना गौर से, अगर ए जो है वो n बाई एन होगा तो दोनों पॉसिबल हैं, मतलब क्यू टी क्यू भी आई होगा और क्यू क्यू टी भी आई होगा। लेकिन अगर ए जो है वो स्क्वायर नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं है ना, कितने रोज हैं, 3 रोज हैं 2 कॉलम है, फिर ये तो अब भी वैलिड है, ये तो हमेशा वैलिड है, मगर ये वैलिड नहीं है इस केस में। वो आप यहाँ गौर से देख भी लें। मैं आपको बताता हूँ कि क्यू टी क्यू आई क्यू है, आप खुद ही सोच लें क्यों है यार। ये हम लिख लेते हैं क्यू टी, बल्कि चलें ऑर्डर की बात कर लेते हैं ना। हमारा क्यू जो है उसका कितना ऑर्डर है, यहाँ से नजर भी आ रहा है ना, कितनी रोज हैं भाई इसमें, 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, अच्छा और इसमें कितने हैं, क्यूटी में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ये जो रोज हैं कॉलम्स कितने हैं, 2 है ना, तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें अब आप नोट कीजिए कि ये चीज क्या हो गई, कंबाइंड हो गई ना, तो बाकी क्या बचा, स्क्वायर। तो जब स्क्वायर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ना, तो इस केस में ये हमेशा वैलिड होगा और दूसरा जो है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऑलवेज नहीं होगा, कभी कभी हो भी सकता है। अब हम एक काम करते हैं, अब हमारे पास ये आ गया ना, क्या चीज आ गई, वी नो कि ये हमेशा वैलिड है, क्यू टी क्यू इज इक्वल टू आई। तो अब अगर हमारे पास देखें, अभी तक हमारे पास आर नहीं आया लेकिन क्यू आ चुका है और उसकी एक प्रॉपर्टी भी आ चुकी है, तो हमें पता है कि ए क्यू एंड आर में ये रिलेशन है। अब आप इस इक्वेशन को लेफ्ट से जो है ना वो क्यू टी से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्यू टी और क्यू हम पहले ही आपको बता चुके हैं ये आई के बराबर है, आई आर, इसका मतलब है आर बराबर आ गया ना, किसके बराबर आ गया, क्यू टी ए के बराबर आ गया। तो बस अब ये तरीका है। अब हम आपको इसी ए के बारे में वो करके दिखाएंगे, क्या करके दिखाएंगे, क्यू और आर। तो क्यू तो खैर आसान है ना, इसलिए कि क्यू तो वही है ना जो अभी हमने इतना काम किया है। कितना काम किया है भाई, यही काम किया है ना, ये तो हमारे पास ये था ना, ये तो हमें ऑलरेडी पता था ना, इसका नाम हमने x1 और x2 रखा था, तो हमारे पास फिर ये आ गया था 1 1 0 0 0 3। इसका आपको याद होगा, इसका हमने नाम रख दिया था v1 v2। अब इसको हमने नॉर्मलाइज किया तो हमारे पास क्या आ गया, u1 u2, और इसी से मिलकर क्यू आ गया। तो ये तो हम काम कर चुके हैं ना। अब सिर्फ आपको इतना काम बताना है कि ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन किया था ना, कि यहाँ पर हमने क्यू टी से मल्टीप्लाई किया था, तो ये चीज आर आ गई, तो इसका मतलब है आर बराबर हो गया क्यू टी ए। तो बस अब आपने क्यू टी लिख दिया है, क्यू का ट्रांसपोज, और उसके साथ आपने ए लिख दिया है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, अच्छा देखिए एक और खास बात थी जो मैं मेरे ख्याल से जोर नहीं दे सका था, वो ये था कि ये जो आपके पास पहली तो बात है कि ये जो हम लिखेंगे ना ए इज इक्वल टू क्यू आर, तो इसमें क्यू के बारे में तो आपको मैं बहुत ज्यादा बता दिया है कि क्यू क्या होगी, वो आर्थो नॉर्मल बेसिस होगी किसकी, कॉल ए की, यानी क्यू के जो कॉलम्स है ना वो कॉल ए के आर्थो नॉर्मल बेसिस। आर के बारे में थोड़ा मैंने कम बताया था, तो आप अब बता देते हैं, बल्कि अब आप क्लियर भी हो गया कि ये जो आर आएगी ना हमारी, ये आर जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जो अपर डायगोनल होगी। इसमें 3 प्रॉपर्टीज होंगी, स्क्वायर, अपर डायगोनल और डायगोनल पॉजिटिव, ये तीनों प्रॉपर्टीज होंगी इसमें। देख लें आ गया ना, स्क्वायर भी आ गई, अपर ट्रायंगुलर भी आ गई, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, पॉजिटिव है।
और तो चलें, मेरा ख्याल है थ्योरम को जरा दोबारा से देख लेते हैं जो हमने मिस किया था, इसलिए कि उस टाइम हमें फिक्र पड़ गई थी क्यों निकालने की। ओके, सो लेट्स सी के ठीक है जी, लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम, देन A can be factored as A is equal to QR, where Q is an M by N matrix whose columns form an orthonormal basis, and R is an N by N upper triangular invertible with positive entries on। अच्छा, इन्वर्टेबल भी है, इसलिए इन्वर्टेबल है कि अगर आपके पास कोई अपर ट्रायंगुलर है ना और डायगोनल में कोई जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो हो गया ना, तो जब नॉन जीरो है तो इन्वर्टेबल भी हो जाएगी। तो इस आर की इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मजे की बात है कि ये खुद ब खुद वैलिड हो जाएंगी अगर आपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर रखा है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि पहले आपने क्या निकाला जनाब अली, क्यू निकाल लिया, विच इज द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ कॉल है। फिर उसके बाद आपने फार्मूले के बाद क्या निकाल लिया आपने, आर निकाल लिया। अच्छा, अब इसके जो बेनिफिट्स है ना, मैंने आपसे बताया था ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो मिसाल के तौर पर एक बेनिफिट्स जो है मैं अभी आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम है 4-5 मिनट्स, एक बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कर लें कि आप ये वाला सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा वाला सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं, ax इज इक्वल टू बी, और अजम्पशन ये है कि a इज इन्वर्टेबल। अच्छा, इन्वर्टेबल में फिर वो चीज खुद ब खुद आ गई कि a जो है वो क्या है, स्क्वायर भी है। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना कि इस केस में हम क्या ले रहे हैं, a को हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, और इन्वर्टेबल का मतलब ये है कि उसके जो कॉल ए है ना, वो उसको जो जनरेट कर रहा है ना, सारे कॉलम मिलके जनरेट कर रहे हैं ना, कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। और फिर हमने क्या किया, इस ए की मदद से हमने क्या चीज कर ली, मतलब ए के कॉलम लिए ना, C1 C2 अप टू CN, और इसको पहले चेंज किया, किसमें चेंज किया भाई, U1 पहले मेरे ख्याल है वीज में चेंज करते हैं, राइट, V1 V2 ये ग्राम स्मिथ से किया। फिर हमने इनको नॉर्मलाइज कर लिया, फिर हमने इसका क्यू बना लिया, दिस इज क्यू। फिर हमने क्या किया कि अब देखें, इसको हम सॉल्व करते थे ना तो बड़े एक मतलब लेंथी प्रोसीजर गुजरना पड़ता था। आज की तारीख में एक और तरीका है, एक तरीका तो आपको और भी पता है ना कि अगर आप क्विकली करना चाहें, जो कि बजाहिर क्विकली लगता है, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये चीज आपके पास क्या आ जाएगी, मतलब ए इनवर्स बी, ये चीज आइडेंटिटी हो जाएगी, तो आप कह लेंगे कि ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन इसमें भी वही मसला है ना कि ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, वो भी काफी लेंथी है। तो हमने कहा चलें एक और काम करते हैं, हमने ये काम कर लिया ना, क्यू आ गया हमारे पास, हमने फिर उसकी मदद से आर भी निकाल लिया, यानी हमने ए को इस तरह से लिख लिया, ए को किसके बराबर लिख लिया, मतलब ए को बजाय तो क्यू आर लिखा ना, लेकिन फिर हमने इसका मेथड भी बताया था आपको कि कैसे निकलेगा ये, क्यू तो ऐसे निकल गया ना, और आर का मेथड आपको हमने बताया था, दोबारा से बता देते हैं। आर जो था ना वो इसके बराबर हो गया था, क्यू टी ए के बराबर हो गया था। ठीक है, अब हम काम करते हैं, ये जो हमारा ए एक्स इजिकल टू बी है ना, हम ए की जगह लिख देते हैं उसका क्यू आर वर्जन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्यू इनवर्स से जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, क्यू इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसका मैं रीजन बता चुका हूं ना, कि चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो लिहाजा ये जो U1 U2 UN है, ये तो बेसिस है ना, बेसिस हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, और n है तो इसका मतलब इसका इनवर्स भी आ जाएगा, तो आपने इसका इनवर्स निकाल लिया। ठीक है, अब ये वाली चीज जो है ना आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या बचा, आपके पास आइडेंटिटी, आपके पास ये आ गया, आर एक्स इज इक्वल टू क्यू इनवर्स बी। अब आप सवाल कर सकते हैं, सर अगर इनवर्स निकालना ही था तो ए का निकाल लेते हैं, ये करने की क्या जरूरत थी, तो उसका जवाब बहुत सिंपल है, ए का इनवर्स निकालना मुश्किल है, क्यू का इनवर्स आसान है, इसलिए कि क्यू जो है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो ये हमने लास्ट टाइम भी शो किया था कि क्यू इनवर्स जो है किसके बराबर होता है, क्यू टी के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने कहा अच्छा नहीं सर ये भी मान लेते हैं, लेकिन इसमें भी एक मसला, एक्स तो नहीं निकला,
अब आप आर के इनवर्स से करेंगे नहीं, आर के इनवर्स से नहीं करेंगे। अब उसकी कैच ये है कि ये वाला जो सिस्टम है ना, आप गौर करें ना, आर जो था वो इस किस्म का है ना, आर तो इस किस्म का है ना, नीचे तो सब जीरो है ना, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। तो बेसिकली ये जो आप सिस्टम लिखेंगे ना, इसको कहते हैं अपर डायगोनल। तो ये सिस्टम जो है ना रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये जो काम हमने किया है ना, Q इनवर्स की जगह जो QT लिखा है, तो ये अभी जो हम सवाल कर रहे हैं ना उसमें वैलिड नहीं है। इसलिए वैलिड नहीं है कि अभी जो हम सवाल कर रहे हैं उसमें जो Q है, वो जो भी हमने थोड़ी देर पहले Q निकाला था ना, उसमें तो कॉलम्स ही 2 थे भाई, लेकिन रोज 3 थी। तो मैंने पहले भी आपको वार्निंग दी थी कि ये जो QR है, अगर आप इसके जरिए से सिस्टम सॉल्व करना चाहें तो मेक श्योर कि आपका A क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ऑलराइट। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम जो एक इसका एक हम वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल भी कल ही शुरू करेंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।